हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिक्स बाय सीवी। आई एम निखिल और हम इस कोर्स में इंडियन इकोनॉमी की क्लास 11th की जो एनसीईआरटी है उसको पढ़ेंगे। और इसमें हम क्लास 11th के बाद में क्लास 12th की एनसीईआरटी की जो इकोनॉमिक्स की जो बुक है उसको भी कंप्लीट करेंगे। तो आज हम स्टार्टिंग करेंगे चैप्टर 1 से, जो कि यूनिट 1 डेवलपमेंट पॉलिसीज़ एंड एक्सपीरियंस इस यूनिट का पहला चैप्टर है। पहला चैप्टर इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम दो चीज़ों को तो बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। वो है कि यू विल बिकम फैमिलियर विद द स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी इन 1947। आज़ादी के समय में हमारी देश को आज़ादी मिली थी 15 अगस्त 1947 को। तो इस समय हमारे देश की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो कैसी थी, इस चीज़ को हम कंप्लीटली जानने की कोशिश करेंगे। दूसरा कि जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे अंडर डेवलपमेंट और स्टैग्नेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी के, अभी जो वर्तमान में जो हमारी इंडियन इकोनॉमी की जो कंडीशन है, जो हमारा लेवल है इंडियन इकोनॉमी का, वो यहाँ तक किस तरीके से पहुँचा, इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि हमें पुराने समय में, लाइक आज़ादी के समय और उससे पहले कॉलोनियल एरा जो था हमारा, अंग्रेज़ों के आने से पहले और अंग्रेज़ों के समय में, इन दोनों चीज़ों को कंपेयर करेंगे, दोनों इकोनॉमिक कंडीशंस को कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। फिर जानेंगे अगले चैप्टर्स में कि उसके बाद में, आज़ादी के बाद में, इंडियन गवर्नमेंट और यहाँ के जो लीडर्स थे उन्होंने किस तरीके की पॉलिसीज़ को अपनाया, और उस पॉलिसीज़ के बाद में इंडियन इकोनॉमी की जो अभी कंडीशन है उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। तो हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी चैप्टर 1 का और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो हमारी बुक का नाम है, इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो है टू मेक यू फैमिलराइज विद द बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड इट्स डेवलपमेंट एज इट इज़ टुडे। जो इंडियन इकोनॉमी की जो हमारी कंडीशन है अभी फ़िलहाल वर्तमान में, वो उसके जो बेसिक फीचर्स हैं इंडियन इकोनॉमी के वो, और जो डेवलपमेंट का हमारा स्टेटस है उसको जानने के लिए इस बुक को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एनसीईआरटी में बेसिक्स बहुत अच्छे से लिखे होते हैं और टू द पॉइंट चीज़ों को इसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया होता है, वो भी इजी लैंग्वेज में। ओके, हाउएवर इट इज़ इक्वली इम्पोर्टेंट to know something about the country's economic past even as you learn about its present state and future prospects। तो किसी भी कंट्री की करंट इकोनॉमिक कंडीशन को समझने के लिए उससे पहले ज़रूरी होता है कि पास्ट में किस तरीके के इकोनॉमिकली डिसीजंस और पॉलिसीज़ लिए गए हैं। अगर हम पुराने समय की जो पास्ट की हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ और इकोनॉमिक कंडीशन है, अगर उसको समझ पाते हैं तो तभी हम इस टाइप का आइडिया लगा पाएंगे कि अभी की जो कंडीशन है ये क्या है, और आगे आने वाले समय में हम इकोनॉमिक कंडीशन को कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। सो लेट अस लुक एट द स्टेट ऑफ इंडियाज़ इकोनॉमी प्रायर टू द कंट्रीज इंडिपेंडेंस। तो इंडियन इकोनॉमी की जो अभी फ़िलहाल की जो कंडीशन है उसको जानने से पहले हम इंडिपेंडेंस के टाइम में 1947 में इंडिया की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी उसको जानने की कोशिश करेंगे। फॉर्म एन आइडिया ऑफ वेरियस कंसिडरेशन दैट सेव्ड इंडियाज़ पोस्ट इंडिपेंडेंस डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। आज़ादी के बाद में जो इंडिया की डेवलपमेंट स्ट्रेटजी रही है उस पर अच्छा खासा इफ़ेक्ट कॉलोनियल एरा, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जब यहाँ पे थी, ब्रिटिशर्स जब यहाँ पे रूल किया करते थे, उन्होंने जो भी पॉलिसीज़ अपनाई हमारे इकोनॉमिक कंडीशन को ये उन्होंने सुधारने की कोशिश वैसे तो करी नहीं रियल में, लेकिन जो भी पॉलिसीज़ थी उन सभी पॉलिसीज़ से हमारे इंडियन इकोनॉमी पे काफ़ी अच्छा खासा असर पड़ा है। तो जो एक इंडियन इकोनॉमी का जो प्रेजेंट स्ट्रक्चर है ये सिर्फ अभी की जो पॉलिसीज़ हैं उससे रिलेटेड नहीं है, उसका इफ़ेक्ट नहीं है। और इसके जो रूट्स हैं वो रूट्स हमारे हिस्ट्री में पाए जाते हैं, ख़ास करके particularly in the period when India was under British rule, which lasted for almost 2 centuries before India finally won its independence on 1947। इसके रूट्स
जो इंडियन इकोनॉमी की जो कंडीशन है अभी फ़िलहाल, इसके रूट्स हिस्ट्री में हैं। जो पास्ट में हमने डिसीजंस लिए हैं उसका जो इफ़ेक्ट है वो अभी फ़िलहाल दिखता है। बट आज़ादी को मोर देन 70 ईयर्स वी हैव कंप्लीटेड, और पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में जो जो डिसीजंस लिए हैं हमारी गवर्नमेंट ने, सक्सेसिव गवर्नमेंट्स, वट एवर द डिसीजंस दे हैव टेकन, वी हैव रिजल्टेड इनटू द करंट सिनेरियो, जो हमारी अभी की फ़िलहाल की हालत है। तो आज़ादी हमें मिली 15 अगस्त 1947 को। इससे पहले इंडिया में ब्रिटिशर्स ने मोर देन 2 सेंचुरीज, 200 सालों से भी ज़्यादा अंग्रेज़ों ने हम पर राज किया था। और द सोल पर्पज़ of the British colonial rule in India was to reduce the country to being a raw material for Great Britain's on rapidly expanding modern industrial ways। तो उस समय में जब अंग्रेज़ यहाँ पर राज किया करते थे उस समय एक इंडस्ट्रियल बेस तैयार हो रहा था, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट चल रहा था यूरोप में। तो ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे कि इंडिया को एक रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर बना दिया जाए, कि जो हमारे रॉ मटेरियल्स जो यूज़ होते हैं, सबसे पहले मान लो जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ थी ब्रिटेन में या यूरोप में, वहाँ पे रिक्वायरमेंट थी जो हमारे यहाँ पर कॉटन जो प्रोड्यूस होता था एग्रीकल्चर से, उस टाइप की चीज़ें रॉ मटेरियल वो यहाँ से लेके जाते थे, और उसका जो फाइनल प्रोडक्ट बन के आता था कंपनी से और उसको यहाँ पर बेचा करते थे। तो वो चाहते थे कि इंडिया को रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर बना दिया जाए और जो फाइनल प्रोडक्ट जो भी होंगे हम यहाँ पे बेच सकें। तो एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एक्सप्लॉयटेटिव नेचर ऑफ दिस रिलेशनशिप इज़ एसेंशियल फॉर एनी असेसमेंट ऑफ द काइंड एंड लेवल ऑफ डेवलपमेंट विच द इंडियन इकोनॉमी हैज़ बीन एबल टू अटेन ओवर द लास्ट 6 decades। तो अंग्रेज़ों की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ थी वो एक्सप्लॉयटेटिव थी, वो शोषण वाली नीतियाँ थी जिससे शोषण होता था। तो ये जानना ज़रूरी है अभी की जो हमारी कंडीशन है, डेवलपमेंट का जो लेवल है, जो हमने लास्ट 6 decades या 7 decades में जो अचीव किया है, उसका इफ़ेक्ट दिखता है अंग्रेज़ों की जो भी एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसीज़ थी उनका। कॉलोनियल रूल जो था उसमें लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट रहा है। इंडिया हैड एन इंडिपेंडेंट इकोनॉमी बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल। अंग्रेज़ों के यहाँ आने से पहले इंडियन इकोनॉमी जो थी वो इंडिपेंडेंट इकोनॉमी थी, और इट वाज प्राइमरीली बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर जो था वो मेन सोर्स था यहाँ के ज़्यादातर लोगों की लाइवलीहुड का। येट द कंट्रीज इकोनॉमी वाज करेक्टराइज्ड बाई वेरियस काइंड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़। लेकिन यहाँ पर बहुत तरीके की वेरियस टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ भी हुआ करती थी। इंडिया वाज पार्टिकुलरली नॉन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ इन द फील्ड ऑफ कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल्स, मेटल एंड प्रीशियस स्टोन वर्क्स। एग्रीकल्चर तो हमारा मेन ऑक्यूपेशन था ही यहाँ के ज़्यादातर लोगों का, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ भी हुआ करती थी, जैसे कॉटन और सिल्क टेक्सटाइल्स, मेटल एंड प्रीशियस स्टोन वर्क्स। ये सब चीज़ें, इस टाइप की चीज़ें भी हम लोग बनाया करते थे और उनको एक्सपोर्ट करते थे। These products enjoyed a worldwide market based on the reputation of the fine quality of material used and the high standards of craftsmanship seen in all imports from India। तो ये जो हम हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री से जो हम प्रोडक्ट्स डेवलप किया करते थे, प्रोड्यूस किया करते थे, ये वर्ल्ड के बहुत सारे कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट होता था, और इट वाज वेल नोन फॉर इट्स हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ क्राफ्टमैनशिप। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का मटेरियल और बहुत ही अच्छी स्टैंडर्ड ऑफ क्राफ्टमैनशिप देखने को मिलती थी। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं बंगाल, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करते हैं जो बंगाल में थी। ढाका में एक कॉटन टेक्सटाइल थी जो मसलिन क्लॉथ बनाती थी। मसलिन एक कपड़ा है जो कि बहुत ही फाइन मटेरियल होता है, जिसको डेक्काई मसलिन के नाम से भी जानते थे। पूरे वर्ल्ड वाइड में इसको एक ख्याति, एक फेम प्राप्त था। द फाइनेस्ट वेराइटी ऑफ मसलिन वाज कॉल्ड मलमल। मसलिन क्लॉथ की जो फाइनेस्ट वैरायटी थी उसको मलमल कहते थे। जो फॉरेनर्स यहाँ पे ट्रेवल किया करते थे वो इसको मलमल खास या मलमल शाही के नाम से भी जानते थे।
बिकॉज इट वॉज़ फिट फॉर रॉयल्टी। जो राजा महाराजा बहुत सारे देशों के जो हुआ करते थे वो इस कपड़े का इस्तेमाल पहनने के लिए या फिर अपनी डेली यूजेस के लिए किया करते थे। तो इन सब चीज़ों से देखने को हमें पता चलता है कि ये जो रेपुटेशन थी इंडियन मार्केट की या इंडियन प्रोडक्ट्स की, वो पूरे वर्ल्ड में कम्प्लीटली एक डिफरेंट पहचान बना चुकी थी अंग्रेज़ों के आने से पहले ही। लेकिन द इकोनॉमिक पॉलिसीज परस्यूड बाई द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन इंडिया वर कंसर्न मोर विद द प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ देयर होम कंट्री देन विद द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। जब अंग्रेज़ों ने यहाँ पर राज करना स्टार्ट किया तो उनकी जो नीतियाँ थी वो सिर्फ कंसर्न होती थी दो चीज़ों पर। पहला, प्रोटेक्शन और प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ देयर होम कंट्री। तो उनकी जो खुद की कंट्री, जो ब्रिटेन की जो खुद के इंटरेस्ट हुआ करते थे, इकोनॉमिक इंटरेस्ट, उनका मेन इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या था कि उन्हें रॉ मटेरियल मिल जाए और सस्ता रॉ मटेरियल मिल जाए। उसके बाद में जब रॉ मटेरियल के बाद में जब वो फाइनल प्रोडक्ट प्रोवाइड करेंगे तो उसको बेचने के लिए बहुत सारे लोग मिल जाएं। तो इंडिया वाज अ ग्रेट एग्जांपल और फॉर देम। तो दो ही चीज़ें उनकी जो मेन उद्देश्य थे वो था प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन। और जो उनका होम कंट्री है ब्रिटेन, उसी की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं सिर्फ उसी इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर वो पॉलिसीज़ बनाया करते थे। उन्हें इस बात से कोई लेना देना नहीं था कि इंडियन इकोनॉमी की क्या हालत होगी और यहाँ के लोगों को किस तरीके से फ़ायदा पहुँचाना है। तो इस तरीके की जो पॉलिसीज़ थी, सच पॉलिसीज़ ब्रॉट अबाउट अ फंडामेंटल चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो जब पॉलिसीज़ यहाँ के लोगों के फेवर में नहीं थी तो इससे बहुत बड़े लेवल पर स्ट्रक्चर जो हमारा था इंडियन इकोनॉमी का, इसमें बहुत बड़े बदलाव आए। जैसे कि इंडिया एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर कंट्री था, एक्सपोर्ट किया करता था, फिनिश्ड प्रोडक्ट, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ थी। लेकिन वो धीरे धीरे रॉ मटेरियल सप्लायर बन गया और कंज्यूमर बन गया। जो ब्रिटिश प्रोडक्ट्स हुआ करते थे जो कि मशीन्स वगैरह से बनते थे, उनका एक कंज्यूमर बन गया बस। ऑब्वियसली द colonial government never made any sincere attempt to estimate India's national and per capita income। जो ब्रिटिशर्स थे उनकी जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, उन्होंने कभी भी इस बात की को जानने की कोशिश नहीं की कि यहाँ के लोगों की जो नेशनल इनकम है हमारी कंट्री की और यहाँ के लोगों की जो पर कैपिटा इनकम है, इस बात का जो भी आकलन है वो कभी करने की कोशिश नहीं की। लेकिन कुछ इंडिविजुअल अटेम्प्ट्स, कुछ लोग थे, उन लोगों ने इन सब चीज़ों को मेज़र करने की कोशिश की। कुछ इम्पोर्टेंट ये लोग हैं जिन्होंने एस्टिमेट लगाने की कोशिश की, जैसे कि हमारे दादा भाई नेहरू, विलियम दिग्बई, फिंडले सिरास, VKRV राव एंड RC देसाई। जो VKRV राव हैं, उनका एस्टिमेट्स सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है। हालांकि मोस्ट स्टडीज़ डिड फाइंड दैट द कंट्रीज ग्रोथ ऑफ एग्रीगेट रियल आउटपुट ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th century was less than 2%, coupled with a meager 0.5% growth in per capita output per year। जो VKR राव थे, उनके जो एस्टिमेट्स थे वो इम्पोर्टेंट थे, बट कुछ स्टडीज़ ये भी बताती हैं कि इंडियन इकोनॉमी का जो ग्रोथ था वो लेस देन 2% था और जो पर कैपिटा इनकम थी हमारी वो लेस देन 0.5% ग्रो कर रही थी पर ईयर। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे राज किया, 200 साल तक राज किया और आज़ादी जब हमें मिली, उस समय में हमारी इकोनॉमिक कंडीशन की ये हालत थी जो कि बहुत ही पुअर है। लेकिन अगर हम बात करें कि अलग अलग सेक्टर्स के बारे में, जैसे कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर में इंडियन इकोनॉमी की क्या हालत थी उस समय, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मोर देन 85% लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनकी लाइवलीहुड एग्रीकल्चर सेक्टर पर बेस्ड थी। क्योंकि स्टार्टिंग में तो एग्रीकल्चर के साथ साथ यहाँ पर लोग हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ वगैरह में भी काम किया करते थे, जो छोटे मोटे घरों में खुद से लोग हाथों से जो जो चीज़ें प्रोडक्ट वगैरह बनाया करते थे। लेकिन अंग्रेज़ों ने ऐसी पॉलिसीज़ को अपनाया जिससे कि इस टाइप की जो हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ या हैंडलूम प्रोडक्ट्स जो बना करते थे, उन इंडस्ट्रीज़ को एक तरीके से समाप्त कर दिया गया।
तो आज़ादी के समय मोर देन 85% लोग एग्रीकल्चर से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हुए थे. However, despite being the occupation of such a large population, the agriculture sector continued to experience stagnation and not frequently unusual deterioration. इतने सारे लोगों के इस सेक्टर से जुड़े होने के बावजूद एग्रीकल्चर सेक्टर में हमेशा स्टैग्नेशन और फ्रीक्वेंटली यूजुअल डिटेरियोरेशन हुआ करता था, अनयूजुअल डिटेरियोरेशन हुआ करता था. एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्टिविटी थी इट बिकेम लो दो इन एब्सोल्यूट टर्म्स. एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्टिविटी थी वो कम थी उस समय, काफ़ी कम थी. लेकिन इस सेक्टर में द सेक्टर एक्सपीरियंस सम ग्रोथ ड्यू टू द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीगेट एरिया अंडर कल्टिवेशन. टोटल अगर हम ओवरऑल प्रोडक्शन की बात करें तो ओवरऑल प्रोडक्शन तो बढ़ा कंट्री का, बट इन एब्सोल्यूट टर्म्स इट वाज वेरी लो, क्योंकि जो टेक्नोलॉजीज़ वगैरह थी उस समय वो बहुत ही अच्छी नहीं थी, बहुत अच्छी नहीं थी. और यहाँ की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने इस तरीके की कोई भी पॉलिसीज़ को अपनाने की कभी कोशिश नहीं की जिससे कि फार्मर्स या जो काम किया करते थे टिलर्स या लैंडलॉर्ड्स वगैरह भी, जैसे हम देखने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जो लैंड सेटलमेंट या ज़मींदारी सिस्टम था उन्होंने कभी हेल्प करने की कोशिश नहीं की कि इसमें कोई डेवलपमेंट हो या टेक्नोलॉजीज़ में कोई डेवलपमेंट हो. बस वो यहाँ पर ये चाहते थे कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स वसूल सकें, रेंट वसूल सकें. कभी कोशिश नहीं की कि एग्रीकल्चर सेक्टर में थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट भी किया जाए जिससे कि फर्टिलिटी, जो सॉइल की या लैंड की जो फर्टिलिटी है उसको बढ़ाया जा सके या प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में कुछ जो आजकल हम देखने को मिलता है कि हाई विल्डिंग वैरायटी क्रॉप्स वगैरह उगाई जाती हैं, उस तरीके की टेक्नोलॉजी अवेलेबल भी नहीं थी. लेकिन अगर थोड़ा बहुत इरिगेशन फैसिलिटीज़ या इन सब चीज़ों पर जो फंडामेंटल चीज़ें होती हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए उन पर अगर थोड़ा बहुत ध्यान दिया जाता तो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती थी. ऐसा नहीं हुआ क्योंकि उनकी जो पॉलिसीज़ थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ थी, उनको इस बात से कोई लेना देना नहीं था कि यहाँ के लोगों को क्या फ़ायदा पहुँच रहा है इनकी पॉलिसीज़ से या नहीं. बट वो सिर्फ टैक्स बढ़ाना चाहते थे, वो बस बहुत सारा पैसा इकट्ठा करके अपने देश भेजते थे. बस उनका यही एक मेन एम था. अब हम जानने की कोशिश करेंगे जो स्टैग्नेशन, जो रुकावट थी यहाँ के एग्रीकल्चर सेक्टर में, जो प्रोडक्टिविटी कम थी, उसके जो मेन रीजंस थे उनको जानने की कोशिश करेंगे. दिस स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर वाज कॉज्ड मेनली बिकॉज ऑफ द वेरियस सिस्टम्स ऑफ लैंड सेटलमेंट दैट वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट. जो एग्रीकल्चर में जो स्टैग्नेशन था इसका मेन रीज़न था यहाँ के वेरियस सिस्टम्स ऑफ लैंड सेटलमेंट. लैंड सेटलमेंट जो ज़मीन के जो बंदोबस्त हुआ करते थे, अंग्रेज़ों के जो लैंड सेटलमेंट के एग्जांपल हैं जैसे ज़मींदारी सिस्टम उनमें से एक है. इस टाइप के जो सेटलमेंट्स हुआ करते थे ये सब मेन कॉज थे एग्रीकल्चर में स्टैग्नेशन के. पार्टिकुलरली अगर हम बात करें ज़मींदारी सिस्टम के बारे में, विच वाज इम्प्लीमेंटेड इन द देन बंगाल प्रेसिडेंसी कंप्राइजिंग पार्ट्स ऑफ इंडियाज़ प्रेजेंट ईस्टर्न स्टेट्स. जो फ़िलहाल की जो ईस्टर्न स्टेट्स हैं वो बंगाल की जो प्रेसिडेंसी थी अंग्रेज़ों की उसके अंडर में आया करते थे. वहाँ पर मेनली जो सेटलमेंट, लैंड सेटलमेंट चलता था उसका नाम था ज़मींदारी सिस्टम. द प्रॉफिट एक्रूइंग आउट ऑफ दिस एग्रीकल्चर सेक्टर वेंट टू द जमींदार इंस्टेड टू द कल्टीवेटर्स. कल्टीवेटर और ज़मींदार में क्या फ़र्क है? अंग्रेज़ क्या किया करते थे, इस ज़मींदारी सिस्टम के अंतर्गत जो भी ज़मीन हुआ करती थी उसको ज़मींदारों को दे दिया करते थे. फिर ज़मींदार जो होते थे इसको रेंट पर दिया करते थे और उनसे रेंट वसूला करते थे. अंग्रेज़ों को सिर्फ ये लोग क्या किया करते थे, एक तरीके से इंटरमीडियरी, बिचौलिए का काम किया करते थे. जो कल्टीवेटर्स होते थे उनकी खुद की ज़मीन नहीं होती थी, वो सिर्फ एज अ कल्टीवेटर अपना वहाँ पे काम किया करते थे और उसके बदले जो भी टैक्स वगैरह जो है वो दिया करते थे और उसके बदले जो उनको जो बचता था उसी में अपना गुजारा करते थे. ये अपना पेट तक नहीं भर पाते थे, ये कंडीशन थी उस समय. However, a considerable number of zamindars and not just the colonial government did nothing to improve the condition of agriculture.
बहुत सारे ज़मींदार हुआ करते थे, उन्होंने और कॉलोनियल गवर्नमेंट ने दोनों ने मिलकर कुछ भी नहीं किया कि ये जो हमारी कंडीशन है एग्रीकल्चर की जो कंडीशन है उसको सुधारा जा सके। और द मेन इंटरेस्ट ऑफ जमींदार्स was only to collect rent regardless of the economic condition of the cultivators। जमींदार जो थे उनका सिर्फ एक ही इंटरेस्ट हुआ करता था कि यहाँ से जो हमारे कल्टीवेटर्स हैं उनसे बस रेंट को कलेक्ट किया जा सके। इकोनॉमिक कंडीशन क्या है कल्टीवेटर्स की, इस पर उनका कोई ध्यान नहीं होता था। इसकी वजह से इट कॉज्ड इमेंस मिजरी एंड सोशल टेंशन अमंग द लैटर। जो कल्टीवेटर्स हैं उनकी जो हालत है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ गई इकोनॉमिकली, और उसकी वजह से सोशल टेंशन्स इंक्रीज़ होने लगी। टू ए वेरी ग्रेट एक्सटेंट द टर्म्स ऑफ रेवेन्यू सेटलमेंट, जैसा ही हमारे ज़मींदारी सिस्टम है इसी तरीके का एक रेवेन्यू सेटलमेंट भी हुआ करता था। ये लैंड सेटलमेंट्स 2-3 तरीके होते थे, उनमें से एक रेवेन्यू सेटलमेंट भी है। इस पे क्या होता था, टू अ वेरी ग्रेट एक्सटेंट द टर्म्स ऑफ रेवेन्यू सेटलमेंट वर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द जमींदार्स अडॉप्टिंग सच एन एटीट्यूड। जो रेवेन्यू सेटलमेंट है लैंड सेटलमेंट, उसके जो टर्म्स हुआ करते थे, यही सबसे जो हमारी गवर्नमेंट जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उस समय, उनकी जो पॉलिसीज़ थी उनके उसके जो टर्म्स होते थे वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हुआ करते थे। इसी की वजह से जमींदार जो थे, जमींदारों का एटीट्यूड इस तरीके का होता था। प्रॉब्लम क्या थी कि डेट्स फॉर डिपॉजिटिंग स्पेसिफाइड सम्स ऑफ रेवेन्यू वर फिक्स्ड। रेवेन्यू को जमा करने की एक डेट हुआ करती थी, और उस डेट तक अगर ज़मींदार टैक्स कलेक्ट करके जमा नहीं करेंगे तो ज़मींदारों की जो ज़मीन है वो छिन सकती थी। तो ये जो बहुत ही कठोर कानून थे। और होता क्या है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो लोग जो फार्मर्स थे जो काम करते थे, रियल में जो फार्मर्स काम किया करते थे, उनकी खुद की ज़मीन नहीं होती थी, और वो पैसे लाते कहाँ से। एक डेट फिक्स थी, उनका एक स्पेसिफाइड टाइम होता है, फसल कटेगी, फसल तैयार होने के बाद में कटेगी, और उसको मार्केट में थोड़ा मतलब जब फसल तैयार होने के बाद में जो भी प्रोड्यूस होगा उसको देना होता था। अगर उनकी हालत एक्चुअली ख़राब कैसे हो गई, मान लो एक छोटा किसान है जिसके पास कोई और दूसरा सोर्स नहीं है इनकम का, सिर्फ जो भी इकोनॉमी उसकी जो घर की जो कंडीशन है वो सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर पे ही डिपेंडेंट है। अगर उसको कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो वो क्या करेगा, लोन लेगा। और लोन जो है इस तरीके के लोगों को कहाँ से मिलते हैं, जो साहूकार होते हैं गाँव में, उनसे लोन मिलता था, जो कि जिसके इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, तो उसको नहीं चुका पाता था। दूसरा, यहाँ पर जो टैक्सेशन सिस्टम था वो इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट था, वो बहुत ज़्यादा था एक्चुअली, तो उसको भी पे नहीं कर पाते थे, इसलिए उनकी जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी। इसके अलावा लो लेवल्स ऑफ टेक्नोलॉजी, लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज़ एंड नेग्लिजिबल यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स ऑल एडेड अप टू एग्रीवेट द प्लाइट ऑफ फार्मर्स एंड कंट्रीब्यूटेड टू द डिसमल लेवल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। जो हमारी एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्टिविटी है उसमें मेन रीज़न जो था वो हमने देखने को मिला, वो था लैंड सेटलमेंट। जो हमारे वेरियस लैंड सेटलमेंट्स थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के, वो, उसके अलावा लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज़ और नेग्लिजिबल यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स, ऑल दीज, ये जो समस्या जो हमारे चीज़ें हैं, इन सभी की वजह से जो फार्मर्स की जो कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा ही ख़राब थी, और यही एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी के स्टैग्नेशन के मुख्य कारण थे। देयर वाज ऑफ कोर्स सम एविडेंस ऑफ अ रिलेटिवली हायर यील्ड ऑफ कैश क्रॉप्स इन सर्टेन एरियाज ऑफ द कंट्री ड्यू टू कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ज़्यादातर जो एरियाज़ थे वहाँ पर कंडीशन ख़राब ही थी किसानों की, लेकिन कुछ इलाके ऐसे भी थे जहाँ पर किसानों को थोड़ा बहुत फ़ायदा हो रहा था, लेकिन वो उसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं था, ना ही ज़मींदार जो थे हमारे उनका कोई रोल था। सिर्फ उसमें एक डिफरेंट चीज़ थी, वो थी कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का कमर्शियलाइजेशन हुआ तो कुछ किसानों को उससे फ़ायदा भी हुआ। बट दिस कुड हार्डली help farmers improving their economic condition, as instead of producing food crops, now they were producing cash crops which were to be ultimately used by British industries back home.
ये जो कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर है, इससे ज़्यादा हालत जो कंडीशंस जो हमारी फार्मर्स की थी नहीं इम्प्रूव हो पाई। ये एक्चुअली कर क्या रहे थे, जो ये फूड क्रॉप्स बोया करते थे, उसकी जगह पे इन्होंने कैश क्रॉप्स जो होती हैं हमारी, जैसे शुगर केन वगैरह, उससे जो प्रोडक्ट निकलेगा फाइनल प्रोडक्ट, उसका ये बेचा करते थे मार्केट में। तो यही कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर था। इससे अल्टीमेट एक्चुअली फ़ायदा किसानों को नहीं मिलता था। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे, ये लिया करते थे, उसको ख़रीदा करते थे और इसे अपने इंडस्ट्रीज़ के लिए एज अ रॉ मटेरियल सप्लाई यूज़ किया करते थे, जो कि इंग्लैंड में थी। डेस्पाइट सम प्रोग्रेस मेड इन एग्रीगेशन, थोड़ा बहुत इरीगेशन में भी प्रोग्रेस हुआ, लेकिन उसकी वजह से इंडियन एग्रीकल्चर को कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ। इंडियाज़ एग्रीकल्चर वाज स्टार्व्ड ऑफ इन्वेस्टिंग इन टेरेसिंग, फ्लड कंट्रोल, ड्रेनेज, डिसैलिनाइजेशन ऑफ सोयल। इरिगेशन में थोड़ा बहुत प्रोग्रेस हुई, लेकिन इंडियाज़ जो एग्रीकल्चर की कंडीशन थी, उसको ज़रूरत थी इन्वेस्टमेंट्स की, टेरेसिंग में, फ्लड कंट्रोल में, ड्रेनेज जो सिस्टम है उसमें, और डिसैलिनाइजेशन ऑफ सॉइल। ये ज़रूरत थी इंडियाज़ एग्रीकल्चर की, लेकिन ये सब चीज़ें नहीं मिल पाई। थोड़ा बहुत जो डेवलपमेंट हुआ इरिगेशन, वो काफ़ी नहीं था। When a small section of farmers changed their cropping pattern from food crops to commercial crops, a large section of tenants, small farmers, and sharecroppers neither had resources and technology nor had incentive to invest in agriculture. जब किसानों ने फूड क्रॉप्स ना बोकर उसकी जगह पे जो कॉमर्शियल क्रॉप्स को बोना स्टार्ट किया, तो जो छोटे छोटे किसान थे, स्मॉल फार्मर्स, टीनेंट्स, जो लोग रेंट पे खेत लेकर के, ज़मीन लेकर के अपना एग्रीकल्चर का जो भी काम है वो किया करते थे, या फिर शेयर क्रॉपर्स जो शेयर करके क्रॉप्स को बोआ करते थे, उनके पास ना तो रिसोर्सेज थे, ना ही टेक्नोलॉजी थी, और ना ही गवर्नमेंट की तरफ से कोई इंसेंटिव था जो जिससे वो इन्वेस्ट कर पाते एग्रीकल्चर में। इन सभी कारणों की वजह से इंडिया की जो एग्रीकल्चर की जो कंडीशन थी, वो बहुत ही हालत उसकी ख़राब थी, और उसमें कोई ज़्यादा खासा डेवलपमेंट देखने को नहीं मिलता। ये था एग्रीकल्चर की बात। उसके बाद में हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर की। जैसा कि हमने पढ़ा, एज इन द केस ऑफ एग्रीकल्चर सो ऑल्सो इन मैन्युफैक्चरिंग, जो जैसे हमारी हालत ख़राब थी एग्रीकल्चर सेक्टर में, ऐसे ही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी हालत ख़राब थी। इंडिया कुड नॉट डेवलप अ साउंड इंडस्ट्रियल बेस अंडर द कॉलोनियल रूल। कॉलोनियल रूल के टाइम पर इंडिया में कोई इंडस्ट्रियल बेस तैयार नहीं हो पाया, या फिर डेवलप नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया, इसका मेन रीज़न क्या हो सकता है? मेन रीज़न यही था कि जो यहाँ की ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वो कभी क्यों चाहेगी, जब उनका मेन उद्देश्य अपने कंट्री की जो इकोनॉमिक कंडीशन है या फिर उनके जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं उनको सुधारने में लगी हुई थी वो। बट यहाँ इंडस्ट्रीज़ कैसे डेवलप होने देती? उन्होंने तो हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ को भी ख़त्म कर दिया था। इन सभी कारणों की वजह से यहाँ पर इंडस्ट्रियल सेक्टर जो था वो डेवलप नहीं हो पाया। लेकिन कुछ और भी चीज़ें हैं, उनको भी जानने की कोशिश करेंगे कि इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारे यहाँ पर स्टार्टिंग में या अंग्रेज़ों के टाइम पे क्यों डेवलप नहीं हो पाया। इवन एज द कंट्रीज वर्ल्ड फेमस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज डिक्लाइंड, जब यहाँ पर जो हमारी वर्ल्ड में जो फेमस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ थी, वो जब डिक्लाइन हुई, उनकी जब वो एक तरीके से जब ख़त्म हो गई, तो नो करस्पॉन्डिंग मॉडर्न इंडस्ट्रियल बेस वाज अलाउड टू कम अप टू टेक प्राइड ऑफ प्लेस सो लॉन्ग एन्जॉयड बाई द फॉर्मर। जो एक प्राइड थी, जो एंजॉय करते थे हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज सेक्टर के जो लोग थे, जो उनकी एक प्रोडक्टिविटी का जो लेवल था, उस तरीके के जब वो एक तरीके से जब गवर्नमेंट ने यहाँ पे ख़त्म करवा दिया, या उसकी उन्होंने डायरेक्टली तो क्या ख़त्म किया, लेकिन जो पॉलिसीज़ थी उससे ख़त्म हो गया। क्योंकि ये यहाँ पर हम लोगों को एक ऐसा कंट्री बनाना चाहते थे जो कि रॉ मटेरियल बेच सके हमें, और इन लोगों को हम प्रोवाइड करा देते। और दूसरा, जो वहाँ से फिनिश्ड प्रोडक्ट जो इंडस्ट्रीज़ थी, वहाँ मशीन से जो बनकर सामान आते थे, जैसे कपड़े या और भी उस तरीके की चीज़ें, उनको हम ख़रीद पाते। बस एक मार्केट बनाना चाहते थे वो हमको। तो इसलिए उन्होंने कभी भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कॉलोनियल रूल में कभी भी हमें अलाउ ही नहीं किया कि हम अपना इंडस्ट्रीज़ वगैरह सेटअप कर सकें। प्राइमरी मोटिव जो था गवर्नमेंट का बिहाइंड दिस पॉलिसी ऑफ सिस्टमेटिकली डी इंडस्ट्रियलाइजिंग इंडिया वाज टू फोल्ड।
जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी उसका जो प्राइमरी मोटिव था इस पॉलिसी क्या थी, सिस्टमेटिकली डी इंडस्ट्रियलाइजिंग। जो भी यहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर था हैंडलूम या हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ का, उसके पीछे दो रीज़न थे, मेन रीज़न या दो इंटेंशन थे। वो पहला क्या था, टू रिड्यूस इंडिया टू द स्टेटस ऑफ ए मेयर एक्सपोर्टर ऑफ इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर द अपकमिंग मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ इन ब्रिटेन। ब्रिटेन में जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ थी उसके लिए रॉ मटेरियल दे सकें। अगर वो हम यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ वगैरह बन जाती तो जो हमारा रॉ मटेरियल है उसका इस्तेमाल यहाँ की इंडस्ट्रीज़ के लिए किया जाता। दूसरा है टू टर्न इंडिया इनटू अ स्प्रॉलिंग मार्केट फॉर द फिनिश्ड प्रोडक्ट। जैसे कि हमने बताया जो वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ थी उनका जो इंडस्ट्रीज़ में जो प्रोडक्ट वो प्रोड्यूस किया करते थे उनको अगर बेचने के लिए मार्केट ही नहीं बचेगा, कोई मार्केट ही नहीं मिलेगा उनको, एक ऐसा मार्केट जो उनकी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स को ख़रीद सके, तो उनके जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं वो कभी हल नहीं हो पाते। so that their continued expansion could be ensured to the maximum advantage of their home country, Britain. In the unfolding economic scenario, the decline of indigenous handicraft industries created not only massive unemployment in India but also a new demand in the Indian market, which was now deprived of the supply of locally made goods. इन सभी पॉलिसीज़ के बाद में जब इंडिया का जो इंडिजिनस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ या हैंडलूम प्रोडक्ट्स की जो इंडस्ट्रीज़ थी जब वो डिक्लाइन हो गई तो यहाँ पर मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट स्टार्ट हो गया, यहाँ के लोगों के पास जॉब्स नहीं थी। और उसके साथ साथ जब यहाँ पर लोकली मेड गुड्स नहीं बन रहे थे तो यहाँ पर के जो लोग हैं उनकी डिमांड भी थी। जब उनकी डिमांड होती है, कंज्यूमर जो हैं उनको कुछ ना कुछ चाहिए डेली लाइफ यूजेस के लिए, तो यहाँ पर डिमांड भी बढ़ने लगी। तो ब्रिटिश गुड्स जो थे उनको यहाँ पर मार्केट में पेश किया गया। दिस डिमांड वॉज प्रॉफिटेबली मेट बाई द इंक्रीजिंग इम्पोर्ट्स ऑफ चीफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन। जब गवर्नमेंट जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने प्रोडक्ट्स को यहाँ पर बेचना शुरू कर दिया जो कि बहुत ही चीप हुआ करते थे, क्योंकि वो बहुत ही बड़े लेवल पर लार्ज स्केल पर मशीन्स द्वारा बनाए जाते थे, इसलिए वो चीप भी हुआ करते थे और गवर्नमेंट उनको हेल्प भी करती थी ताकि उनको सस्ता किया जा सके। और ये जो इंसेंटिव्स जो प्रोवाइड किए जाते थे जब वो वहाँ से ब्रिटेन से इंपोर्ट करते थे इंडिया के लिए, तो गवर्नमेंट उनको हेल्प भी करती थी उन प्रोडक्ट्स के लिए, उन फैक्ट्रीज़ को, ताकि वो चीप हो सकें और उनका कंपटीशन यहाँ की जो लोकल जो इंडस्ट्रीज़ थोड़ी बहुत जो बची हुई थी वो कभी कंपटीशन कर ही ना पाएँ। सेकेंड हाफ 19th सेंचुरी मतलब 1850 के बाद की बात करते हैं। मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ बिगन टू टेक रूट इन इंडिया। थोड़ी बहुत मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ जो थी वो यहाँ पर स्टार्ट हुई, बट इट्स प्रोग्रेस रिमेंड वेरी स्लो। लेकिन कुछ ज़्यादा खास प्रोग्रेस नहीं हुआ। Initially, this development was confined to the setting up of cotton and jute textile mills. स्टार्टिंग में सिर्फ दो ही तरीके की इंडस्ट्रीज़ डेवलप हो पाई, वो भी ज़्यादा कुछ खास डेवलप नहीं हुई, टेक्सटाइल और कॉटन इंडस्ट्रीज़। कॉटन टेक्सटाइल मिल्स मेनली डोमिनेटेड बाय इंडियंस वर लोकेटेड इन वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री, नेमली महाराष्ट्र एंड गुजरात। स्टार्टिंग में जो फैक्ट्रीज़ बनी थी वो थी टेक्सटाइल मिल्स या कॉटन मिल्स। वो हमारे जो वेस्टर्न पार्ट्स हैं इंडिया के, दो स्टेट्स महाराष्ट्र और गुजरात, वहीं तक कॉन्फाइंड थी। वाइल द जूट मिल्स डोमिनेटेड बाय फॉरेनर्स वर मेनली कंसंट्रेटेड इन बंगाल। लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे या फॉरेनर्स थे, यूरोपियंस, उनकी जो जूट मिल्स थी वो मेनली कंसंट्रेटेड थी बंगाल में। Subsequently, the iron and steel industries began coming up in the beginning of 20th century. So सन 1900 के बाद में यहाँ पर आयरन और स्टील की कंपनियाँ भी स्टार्ट होने लगी, बनना स्टार्ट होने लगी। सबसे पहली इसी तरीके की जो कंपनी थी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को, ये इनकॉर्पोरेट हुई 1907 में।
ए फ्यू अदर इंडस्ट्रीज इन द फील्ड्स ऑफ शुगर, सीमेंट, पेपर केम अप आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार। सबसे पहली जो टाटा आयरन और स्टील कंपनी बनी वो बनी 1907 में। उसके बाद में कुछ और फैक्ट्रीज़, इंडस्ट्रीज़ बननी स्टार्ट हुई इन द फील्ड्स ऑफ शुगर, सीमेंट, पेपर, लेकिन ये सारी की सारी वर्ल्ड वार 2 के बाद में ही डेवलप हो पाई हैं। हाउएवर देयर वाज हार्डली एनी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री टू हेल्प प्रमोट फर्दर इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया। एक्चुअली इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट के लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है कैपिटल गुड्स की, एक ऐसी इंडस्ट्री जो कैपिटल गुड्स बनाती हो। अब कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? कैपिटल गुड्स की जो इंडस्ट्री है, इट मीन्स इंडस्ट्रीज़ विच कैन प्रोड्यूस मशीन टूल्स विच आर इन टर्न यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग आर्टिकल्स फॉर करंट कंजप्शन। ऐसी इंडस्ट्रीज़ उन्हें कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री कहा जाता है जो मशीन के टूल वगैरह प्रोड्यूस कर सकती हैं, जिनका इस्तेमाल अदर फैक्ट्रीज़ में किया जा सकता है। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए फ्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हेयर एंड देयर वाज नो सब्सटीट्यूट टू द नियर होलसेल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कंट्रीज़ ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़। जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज यहाँ पर जो ख़त्म हुई, जो ब्रिटिश पॉलिसीज़ की वजह से जो एक तरीके से बिल्कुल कम्प्लीटली डिवास्टेटेड हो गई थी, उनका ये एक रिप्लेसमेंट था ही नहीं। बिकॉज़ ये 2-4 कंपनी बनाने से उन लोगों की जो जॉब्स थी वो वापस नहीं आ सकती थी और यहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन सुधर नहीं सकती थी। जो इतने सारे लोग जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ में जॉब किया करते थे, उनका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं था ये। फर्दरमोर द ग्रोथ रेट ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी रिमेंड वेरी स्मॉल। इन्हीं चीज़ों की वजह से इंडस्ट्रियल सेक्टर का टोटल जो जीडीपी हमारा प्रोडक्ट जीडीपी है उसमें कुछ ज़्यादा खासा योगदान नहीं था। अनदर सिग्निफिकेंट ड्रॉबैक ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल सेक्टर वाज द वेरी लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर। जो मेन जो रीज़न था कि इंडस्ट्रियल सेक्टर जो हमारा ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पाया इंडियन इकोनॉमी को, वो था कि इसका एरिया जो था, एरिया ऑफ ऑपरेशन, वो बहुत ही लिमिटेड था। ये सिर्फ पब्लिक सेक्टर के लिए चीज़ें बनाती थी। जैसे पब्लिक सेक्टर क्या होता है? पब्लिक सेक्टर जो भी गवर्नमेंट को जो चीज़ें चाहिए होती हैं या गवर्नमेंट कंट्रोल्ड जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनको पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़ कहा जाता है। तो ब्रिटिशर्स जो थे अपने खुद के काम के लिए, अपने खुद के फ़ायदे के लिए कुछ चीज़ें डेवलप कर रहे थे, जैसे कि रेलवेज़, कम्युनिकेशंस, पोर्ट्स, पावर जनरेशन और कुछ अदर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। तो इन सभी इंडस्ट्रीज़ के लिए या इन सभी काम के लिए, जैसे रेलवेज़ के लिए बहुत सारी आयरन और स्टील की ज़रूरत पड़ेगी, पावर जनरेशन, कम्युनिकेशन के लिए। तो ये सब चीज़ों की जो डिमांड हुआ करती थी सिर्फ उन्हीं को पूरा कर पाती थी। ये थी इंडस्ट्रियल सेक्टर की जो हालत थी, वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। आपको पता चला होगा कि इंडस्ट्रियल सेक्टर के जो मेन रीजंस थे वो क्या थे। अब हम बात करते हैं फ़ॉरेन ट्रेड की। इंडिया का जो फ़ॉरेन ट्रेड था वो बहुत ही पुराने समय से और काफ़ी हद तक बहुत इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग नेशन रहा है इंडिया, बहुत ही पुराने समय से। बट द रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज़ ऑफ कमोडिटी प्रोडक्शन, ट्रेड एंड टैरिफ्स pursued by colonial government adversely affected the structure, composition and volume of India's foreign trade। बहुत समय से, एंशिएंट टाइम से इंडिया एक इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग नेशन था, लेकिन जो रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज़ थी ब्रिटिशर्स की, रेस्ट्रिक्टिव जो पॉलिसीज़ थी वो थी प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं कर सकते, या फिर ट्रेड या टैरिफ्स जो टैक्सेस वगैरह लगाए जाते थे। इन सभी चीज़ों की वजह से जो हमारा स्ट्रक्चर था इकोनॉमी का, जो हमारा इंडियन फॉरेन ट्रेड की जो स्ट्रक्चर, कंपोजिशन और जो वॉल्यूम था, वो एक तरीके से एक बहुत ही ज़्यादा अफेक्टेड हुआ। कंसिक्वेंटली इंडिया बिकेम एन एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स सच एज रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल क्या क्या है? सिल्क, कॉटन, वूल, शुगर, इंडिगो, जूट एक्सेट्रा। इंडिया एक एक्सपोर्टर नहीं बन पाया, जैसे कि पुराने समय में हम लोग बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट किया करते थे वेरियस कंट्रीज़ और वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। बट इंडिया बिकेम मेरली अ एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स, जैसे कि रॉ सिल्क,
कॉटन, वूल, शुगर, इंडिगो, जूट एक्सेट्रा। और इम्पोर्टर बन गया फिर इंडिया, इम्पोर्टर ऑफ फिनिश्ड कंज्यूमर गुड्स लाइक कॉटन, सिल्क, वुलन क्लॉथ्स, कैपिटल गुड्स लाइक लाइट मशीनरी प्रोड्यूस्ड इन द फैक्ट्रीज ऑफ ब्रिटेन। इंडिया एक इम्पोर्टर बन गया फिनिश्ड प्रोडक्ट्स का और कंज्यूमर बन गया, जैसे कि कॉटन, सिल्क और ऊनी कपड़े, कैपिटल गुड्स जैसे कि छोटी मोटी मशीन्स या फिर छोटे मोटे टूल्स, इक्विपमेंट, उन सभी चीज़ों का इंडिया इम्पोर्टर बन गया। फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पजेज ब्रिटेन मेंटेन्ड अ मोनोपोली कंट्रोल ओवर इंडियाज एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स। प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो ब्रिटेन जो था उसकी एक मोनोपोली थी इंडिया के फॉरेन ट्रेड पर, कैसे कि क्या इंपोर्ट करना है और क्या एक्सपोर्ट करना है, क्योंकि गवर्नमेंट यही चला रहे थे, हम लोग जस्ट ये हम लोगों पर ये लोग रोल किया करते थे। तो इन्हीं चीज़ों की वजह से क्या हुआ, एज अ रिजल्ट मोर देन हाफ ऑफ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड was restricted to Britain, while the rest was allowed to a few other countries like China, Ceylon, Persia। तो इन्हीं चीज़ों की वजह से क्या हुआ कि जो हमारा मोर देन 50%, 50% से ज़्यादा हमारा जो फॉरेन ट्रेड हुआ करता था वो रेस्ट्रिक्ट हो गया सिर्फ ब्रिटेन के साथ। और कुछ ही कंट्रीज़ बचे जैसे कि चाइना, सीलोन, जो अब आजकल का जो श्रीलंका है उसका पुराना नाम सीलोन था, जो पर्शिया है, ईरान जो अभी का ईरान है, इन सभी इस तरीके की जो कंट्रीज़ थे कुछ उन्हीं तक सीमित रह गया जो हमारा फॉरेन ट्रेड था। और एक चीज़ और हुई, वो थी सुएज कैनाल का ओपनिंग। सुएज कैनाल, द ओपनिंग ऑफ द सुएज कैनाल फर्दर इंटेंसिफाइड ब्रिटिश कंट्रोल ओवर इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड। जैसे ही सुएज कैनाल की शुरुआत हुई, सुएज कैनाल की शुरुआत हुई वैसे ही जो इंडिया और ब्रिटेन के बीच का जो फासला है वो कम हो गया, आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं मैप में, ये है यूनाइटेड किंगडम, ये है हमारा इंडिया। पहले ये लोग कैसे आया करते थे ट्रेड करने के लिए, अफ्रीका के वेस्टर्न कोस्ट, और यहाँ पर एक साउथ अफ्रीका के नीचे केप ऑफ गुड होप है, और वेस्टर्न पार्ट जो इंडिया का था, वेस्टर्न कोस्ट, वहाँ पर आया करते थे। लेकिन जैसे सुएज कैनाल डेवलप हुई तो ये लोग इस जो समुद्री रास्ता है मेडिटेरेनियन सी, रेड सी होते हुए ये लोग आने लगे। जो फासला है, जो दूरी है वो कम हो गई, जिसकी वजह से ट्रेड इंडिया और ब्रिटेन के बीच में इंटेंसिफाइड हो गया। The most important characteristic of India's foreign trade throughout the colonial period was the generation of a large export surplus। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो विशेषता थी, जो सबसे इम्पोर्टेंट विशेषता थी हमारे इंडिया के फॉरेन ट्रेड की पूरे कॉलोनियल पीरियड के दौरान, वो थी जनरेशन ऑफ लार्ज एक्सपोर्ट सरप्लस। हम लोग एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा किया करते थे और इंपोर्ट काफ़ी अंग्रेज़ों से हम कम किया करते थे। लेकिन जो सरप्लस का जो हमारा फ़ायदा है, एडवांटेज है, वो हमें उसका फ़ायदा कभी डायरेक्टली मिला ही नहीं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मिला ही नहीं। इंडियन इकोनॉमी का जो उसमें जो कंट्रीब्यूशन है वो एक्सपोर्ट का बिल्कुल भी नहीं रहा, क्योंकि जो भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की वजह से जो भी हमें फ़ायदा मिलता था उसको अंग्रेज़ अपने काम के लिए यूज़ किया करते थे। जैसे कि बात करते हैं सेवरल एसेंशियल कमोडिटीज़, फूड, ग्रेन्स, क्लॉथ्स, केरोसिन एक्सेट्रा वर स्केर्सली अवेलेबल इन द डोमेस्टिक मार्केट। इसका हमें नुकसान क्या हुआ कि हम एक्सपोर्ट तो किया करते थे और उसका जो इकोनॉमिकली फ़ायदा वो भी नहीं मिलता था, और जो हमारे मार्केट है यहाँ का जो लोकल मार्केट में, उसमें बहुत ही कमी हो जाती थी उन चीज़ों की जो लोग जो चीज़ें एक्सपोर्ट हुआ करती थी, जैसे केरोसिन या फूड मटेरियल, फूड है हमारा, या ग्रेन्स हैं या कपड़े हैं। फर्दर मोर दिस एक्सपोर्ट सरप्लस डिड नॉट रिजल्ट इन एनी फ्लो ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर टू इंडिया। हमने जैसे बताया कि जो भी इसकी वजह से जो फ़ायदा होता था या ट्रेड जो होता है, जो भी हम एक्सपोर्ट करते हैं उसके बदले हमें कुछ दूसरी चीज़ मिलती है। लाइक अभी तो यूएस डॉलर्स वगैरह में जैसे हम लोग व्यापार करते हैं, लेकिन पुराने समय में इस तरीके की फैसिलिटीज़ नहीं हुआ करती थी। लाइक गोल्ड या सिल्वर में या उसके बदले कोई और चीज़ ले लेते थे, तो लेकिन वो उस चीज़ का हमें कभी फ़ायदा मिलता नहीं था। Rather, this was used to make payments for the expenses incurred by an office set up by colonial government in Britain, expansion war again fought by the British government, and the import of invisible items, all of which led to the drain of Indian wealth।
जो हम एक्सपोर्ट करते थे उससे जो फ़ायदा मिलता था उसका इस्तेमाल कॉलोनियल गवर्नमेंट यहाँ पर कैसे किया करती थी, उसका यूज़ करती थी। जैसे कि ब्रिटिश वार लड़ा करते थे, इंडियन इकोनॉमी में जो भी फ़ायदा होता था या पैसे होते थे उसी से वो वार लड़ा करते थे। और जो ब्रिटेन ने जो ऑफिस सेटअप कर रखे थे उसका जो भी एक्सपेंसेस होते थे, उसके जो भी खर्चे होते थे वो सब इंडियंस के जो फ़ायदा होता था एक्सपोर्ट या इंपोर्ट से या जो भी इकोनॉमी से आता था उसी का इस्तेमाल करके वो लोग उसका एक्सपेंसेस को पेमेंट किया करते थे, जिसकी वजह से क्या हुआ, ड्रेन होने लगा, इंडियन वेल्थ का ड्रेन होने लगा। ये थी हमारी इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड था 1947 में, उसकी क्या हालत थी, या फिर कॉलोनियल पीरियड के दौरान इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड था वो किस तरीके से ख़त्म हो गया और उसकी क्या कंडीशन थी। अब हम बात करते हैं डेमोग्राफिक कंडीशन क्या है। तो वेरियस डिटेल्स अबाउट द पॉपुलेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया वर फर्स्ट कलेक्टेड थ्रू अ सेंसस इन 1881। सबसे पहले 1881 में इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसका डेटा कलेक्ट किया गया। दो सफरिंग फ्रॉम सर्टेन लिमिटेशंस इट रिवील्ड द अनइवननेस इन इंडियाज़ पॉपुलेशन ग्रोथ। हालांकि ये काफ़ी लिमिटेड था, ये एक कंप्लीट डेमोग्राफिक सेंसस नहीं था, बट इससे कुछ चीज़ें हमें पता चलती हैं, जैसे कि अनइवननेस इन इंडियाज़ पॉपुलेशन ग्रोथ। सब्सिक्वेंटली एवरी 10 ईयर्स सच सेंसस ऑपरेशंस वर कैरिड आउट। उसके बाद में हर 10 साल में एक बार ये जो जनगणना हुआ करती थी। 1921 से पहले इंडिया का जो बताया जाता है कि इंडिया वाज इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के पहले स्टेज में था इंडिया, और 1921 के बाद में जो ट्रांजिशन हुआ है उसको हम सेकंड स्टेज कहते हैं, सेकंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन कहते हैं। हालांकि neither the total population of India nor the rate of population growth at this stage was very high। हालांकि जो पॉपुलेशन थी इंडिया की वो बहुत ज़्यादा नहीं थी, और जो रेट था पॉपुलेशन ग्रोथ का जो रेट था वो भी काफ़ी ज़्यादा नहीं था। द वेरियस सोशल डेवलपमेंट इंडिकेटर्स वाज आल्सो नॉट क्वाइट एनकरेजिंग। जो यहाँ पर सोशल डेवलपमेंट के जो इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे कि लिटरेसी लेवल है या फिर मोर्टेलिटी रेट है, इस तरीके की चीज़ें जो थी, जो रिजल्ट्स निकल के आते थे, जो इंडिकेट करते थे, वो बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब थी। अगर हम बात करें लिटरेसी लेवल की तो इट वाज लेस दैन 16%, 16% से भी कम यहाँ पर लिटरेट लोग रहा करते थे। आउट ऑफ दिस द फीमेल लिटरेसी लेवल वाज एट अ नेग्लिजिबल लो ऑफ अबाउट 7%। अगर हम, ये तो टोटल लिटरेसी की बात थी, लेकिन अगर हम फीमेल की लिटरेसी रेट बात करें तो वो बहुत ही ज़्यादा लो था, वो है 7%। फीमेल का था 7%, जो कि बहुत कम है। पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ वर आइदर अनअवेलेबल टू लार्ज चंक्स ऑफ पॉपुलेशन और वहन अवेलेबल वर हाईली इनएडिक्वेट। पब्लिक हेल्थ जो फैसिलिटीज़ थी वो या तो अवेलेबल ही नहीं थी बहुत बड़ी एक पॉपुलेशन के लिए, या फिर अगर अवेलेबल भी थी थोड़ी बहुत तो वो बहुत पर्याप्त नहीं थी, वो अपर्याप्त थी। Consequently, water and airborne diseases were rampant and took a huge toll on life। इन्हीं चीज़ों की वजह से जब पब्लिक फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी तो वाटर और एयरबॉर्न डिजीज़ जो कि कम्युनिकेबल डिजीज़ होते हैं, जो एक दूसरे से फैलते हैं, जो या तो पानी से या एयर से, वो बहुत ज़्यादा तीव्र हुआ करते थे। ऐसा आपको सुनने को मिलेगा, या फिर कभी अगर आप हिस्ट्री के और अदर बुक्स पढ़ोगे तो उसमें आपको पता लगेगा कि अगर छोटी मोटी बीमारी भी है, जैसे हैजा, अगर वो आ गई तो पूरे गांव में अगर किसी एक को हो गया तो बहुत सारे लोगों की डेथ बहुत ही कम समय में हो जाती थी, बिकॉज बेसिक पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी। नो वंडर द ओवरऑल मोर्टेलिटी रेट वाज वेरी हाई, जिसकी वजह से मोर्टेलिटी रेट बहुत ही ज़्यादा था। एंड इन दैट particularly the infant mortality rate was quite alarming। जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो बहुत ही ज़्यादा अलार्मिंग था। आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हो, इट वाज 218 बच्चे
पैदा होने के साथ साथ 1000 बच्चों में से 218 बच्चे पैदा होने के बाद तुरंत मर जाते थे। और अभी जो अगर हम बात करते हैं, ये बुक जो लिखी गई है उस समय की बात अगर करें तो इट इज़ 63 पर 1000। अभी की जो कंडीशन है इट इज़ लेस देन 40 पर 1000। हालांकि 40 भी ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट नहीं है, बट हम कह सकते हैं अगर हम इसको 70 सालों में हमने जो अचीव किया है वो है 218 बच्चे उनकी डेथ हुआ करती थी 1000 बच्चों में से, जो कि इन्फेंट मोर्टेलिटी जो रेट था वो बहुत ही क्वाइट अलार्मिंग था। अगर हम बात करें लाइफ एक्सपेक्टेंसी की, लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाज आल्सो वेरी लो। लाइफ एक्सपेक्टेंसी था वो बहुत कम था, 32 इयर्स था पहले। मतलब औसत जो जीवन काल है हमारे यहाँ के लोगों का आज़ादी के समय या उससे पहले वो लेस देन 32 था। हालांकि ये आज़ादी 1947 की बात नहीं हो रही है, उससे पहले की बात है। लेकिन अगर हम बात करें प्रेजेंट सिनेरियो में इट इज़ नियरली टू 70। अभी की अगर हम बात करें 2020 के डेटा की, तो अभी हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी 69% है, 69% ही ईयर्स है। अभी जो यहाँ का औसत आयु है वो है 69 ईयर्स इंडिया का। इन द एब्सेंस ऑफ रिलायबल डेटा it is difficult to specify the extent of poverty at that time, but there is no doubt that extensive poverty prevailed in India during the colonial period, which contributed to the population of the time. रिलायबल डेटा तो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो हमारी पॉवर्टी, जो गरीबी की जो हालत थी वो बहुत ज़्यादा ही ख़राब थी उस समय। लेकिन हम उसको स्पेसिफाई नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास रिलायबल डेटा नहीं है, बट हम इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंडिया की जो पॉपुलेशन थी उसकी क्या कंडीशन रही होगी। अब हम बात करते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की। इंडिया का जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है अभी कैसा है वो आप एक बार इंटरनेट पर देख सकते हैं, बट आज़ादी के टाइम पे या कॉलोनियल पीरियड के दौरान वो स्ट्रक्चर कैसा हुआ करता था, लोग क्या किया करते थे। ज़्यादा से ज़्यादा लोग, हमें पता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में काम किया करते थे। ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पर्सनस अक्रॉस डिफरेंट इंडस्ट्रीज एंड सेक्टर्स शोड लिटिल साइन ऑफ चेंज। कॉलोनियल पीरियड में जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर था उसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन था लोगों का बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में और बहुत सारे सेक्टर्स में, जैसे या अगर हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर में, तो उसमें कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं था। एग्रीकल्चर सेक्टर अकाउंटेड फॉर द लार्जेस्ट शेयर ऑफ वर्कफोर्स। सबसे ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में ही काम किया करते थे। 70 से 75% लोग हमारे एग्रीकल्चर में काम किया करते थे। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर सिर्फ 10% तो थे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, और सर्विस सेक्टर में 15 से 20% लोग काम किया करते थे। अनदर स्ट्राइकिंग एस्पेक्ट वाज द ग्रोइंग रीजनल वेरिएशन। Parts of the then Madras Presidency comprises area of present-day areas of Tamil Nadu, Andhra, and Kerala and Karnataka. Bombay and Bengal witnessed a declining dependence of the working force of the agriculture sector with a commensurate increase in the manufacturing and the services sector. एक और हमें जब बात जो कि रीजनल वेरिएशन की देखने को मिलती है कि डिफरेंट रीजन में डिफरेंट सेक्टर में लोग काम किया करते थे। जैसे अगर हम बात करें मद्रास प्रेसिडेंसी की, मद्रास प्रेसिडेंसी में आज जो अब हमारा वर्तमान समय है उसमें स्टेट ऑफ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला और कर्नाटका जो ये रीजन है इसको मद्रास प्रेसिडेंसी कहा जाता था। और बॉम्बे और बंगाल 2 और प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, टोटल 3 प्रेसिडेंसी थी। उनमें क्या था, जो एग्रीकल्चर सेक्टर था उस पे लोग कम निर्भर रहा करते थे। उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर था उसमें लोग काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हो रहे थे। However, there had been increase in share of workforce in agriculture during the same time in such areas like Odisha, Rajasthan and Punjab.
कुछ लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की तरफ भी बढ़ रहे थे, लेकिन कुछ एरियाज़ ऐसे थे जहाँ पर वर्कफोर्स एग्रीकल्चर में ही बढ़ रही थी उसी समय पर। वो था उड़ीसा, राजस्थान एंड पंजाब। ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स है। अगर हम बात करते हैं कॉलोनियल एरा के इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें, तो वो है अंडर द कॉलोनियल रिजीम द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज रेलवेज, पोर्ट्स, वाटर ट्रांसपोर्ट, पोस्ट एंड टेलीग्राफ्स डिड डेवलप। अंग्रेज़ों के समय में रोड्स, रेलवेज़ और टेलीग्राफ्स, कम्युनिकेशन की और कुछ फैसिलिटीज़ वो डेवलप हुई। हालांकि द रियल मोटिव जो था, उनके पीछे जो मेन रीज़न था डेवलप करने का, वो ये नहीं था कि यहाँ के जो लोग हैं उनको बेसिक एमिनिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं, लेकिन बट टू सब्जर्व वेरियस कॉलोनियल इंटरेस्ट। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी या ब्रिटिश की गवर्नमेंट थी, उनके जो इंटरेस्ट थे उनको पूरा करने के लिए ये लोग इस तरीके की डेवलपमेंट किया करते थे, जैसे कि रोड्स कंस्ट्रक्टेड इन इंडिया प्रायर टू द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल वर नॉट फिट फॉर मॉडर्न ट्रांसपोर्ट। जब इन लोगों को इंपोर्ट करना होता था सामान, वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ शहरों से ही इंपोर्ट करना होता था। जो रिमोट एरियाज़ में, लोकेशंस में जो गांव थे जहाँ पर कॉलोनियल एरा से पहले वहाँ पर रोड्स नहीं थे जो कि मॉडर्न ट्रांसपोर्ट को हेल्प कर सकें, तो इसी वजह से इन लोगों को रोड्स बनाने पड़ते थे ताकि वो वहाँ से इंपोर्ट सामान को ट्रांसपोर्ट कर सकें और पोर्ट्स तक पहुँचा सकें। और दूसरा जो पर्पस था वो था मोबिलाइजिंग द आर्मी विद इन इंडिया एंड ड्राइंग आउट रॉ मटेरियल फ्रॉम कंट्री साइड टू द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन और द पोर्ट टू सेंड दीज टू फार अवे इंग्लैंड और अदर ल्यूक्रेटिव फॉरेन डेस्टिनेशंस। रोड्स वगैरह का इस्तेमाल हमने बताया कि जो ट्रांसपोर्ट होता था, जो भी आर्मी का ट्रांसपोर्ट के लिए, और रॉ मटेरियल्स जो हुआ करते थे, पैदा प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ करते थे, वहाँ से नियरेस्ट रेलवे स्टेशंस या फिर रेलवे स्टेशन के बाद में अगर पोर्ट्स हैं तो वहाँ तक पहुँचाने के लिए, और वहाँ से फिर ये दूसरे देशों तक या इंग्लैंड तक पहुँचाया करते थे। और आर्मी जो थी उसका जो मोबिलाइजेशन है वो भी ज़रूरी था, क्योंकि अगर कहीं पे थोड़ा बहुत जो रिवोल्ट वगैरह होने शुरू स्टार्ट हुए थे वहाँ पर इनको आर्मी वगैरह पहुँचानी थी। इसी वजह से इन्होंने इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया। देयर ऑलवेज रिमेंड एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ ऑल वेदर रोड्स टू रीच आउट टू द रूरल एरियाज ड्यूरिंग द रेनी सीजन। वहाँ पर हमेशा शॉर्टेज हुआ करती थी ऑल वेदर रोड्स। जो गांव वगैरह में जो रोड्स हुआ करते थे वो बारिश वगैरह में जो ख़राब हो जाते थे, तो इस टाइप के रोड्स की यहाँ पर हमेशा कमी रहा करती थी। नेचुरली देयर फॉर पीपल मोस्टली लिविंग इन दीज एरिया सफर्ड ग्रीवसली ड्यूरिंग नेचुरल कैलामिटीज़ एंड फेमाइंस। जब फेमाइंस या फिर नेचुरल कैलामिटीज़ जब आया करती थी तो लोगों को बहुत ज़्यादा सफ़र होना पड़ता था, क्योंकि उनकी कनेक्टिविटी ही नहीं होती थी, या फिर वो जो जैसी भी थी वो कनेक्टिविटी ख़त्म हो जाती थी पास के कस्बे, छोटे मोटे टाउन्स या शहरों के साथ। द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द रेलवेज़ इन इंडिया इन 1850। अंग्रेज़ों ने रेलवेज़ को 1850 में यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया, एंड इट इज़ कंसिडर्ड एज द वन ऑफ देयर मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशंस। ऐसा माना जाता है कि रेलवे जो है उनका सबसे बेस्ट और इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। द रेलवेज़ अफेक्टेड द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी इन टू इम्पोर्टेंट वेज़। रेलवेज़ ने क्या किया, हमारी इंडियन इकोनॉमी को दो तरीके से अफेक्ट किया। वो क्या था? पहला, it enabled people to undertake long distance travel and thereby break geographical and culture barriers। लोग ट्रैवल कर सकते थे लंबी लंबी दूरियों तक, और जो कल्चरल और जोग्राफिकल बैरियर्स थे वो अब बैरियर्स नहीं रहे जब रेलवे वगैरह डेवलप होनी शुरू हुई। दूसरा, इट फोस्टर्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर विच एडवर्सली अफेक्टेड द सेल्फ सफिशेंसी ऑफ द विलेज इकोनॉमीज़ इन इंडिया। जो विलेजेस हुआ करते थे वो एक तरीके से काफ़ी हद तक कट ऑफ हुआ करते थे टाउन्स और सिटीज़ से, बट रेलवेज़ और रोड्स वगैरह जब यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ तो जो सेल्फ सफिशिएंसी थी, गांव में जो भी डेवलप है होता था, लोग आपस में उसको एक दूसरे से ट्रेड किया करते थे, बार्टर सिस्टम हो या फिर आपके छोटे मोटे टाउन्स हों, उस तरीके से वो उनकी सेल्फ सफिशिएंसी थी।
वो अपने आप में आत्मनिर्भर हुआ करते थे। लेकिन जैसे जैसे इकोनॉमी डेवलप हुई, या फिर इकोनॉमी तो खास करके डेवलप नहीं हुई, लेकिन जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है डेवलपमेंट हुआ, तो ये भी जो मेन मार्केट और टाउन सिटीज़ के साथ में जुड़ गए। जो वॉल्यूम था इंडिया के एक्सपोर्ट्स का वो एक्सपेंड हुआ, बट इट्स बेनिफिट्स रियली एक्रू टू द इंडियन पीपल। जो इंडियन एक्सपोर्ट की वजह से जो भी फ़ायदा हुआ वो कभी इंडियंस को मिला ही नहीं। हालांकि जो इंडियन एक्सपोर्ट्स थे वो काफ़ी बढ़ गए थे, लेकिन उससे कोई फ़ायदा इंडियन इकोनॉमी या इंडियन पीपल्स को कभी नहीं हुआ। द सोशल बेनिफिट्स विच द इंडियन पीपल gained owing to the introduction of the railways were thus outweighed by the country's huge economic loss. तो जो रेलवेज़ या फिर रोड्स या इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट हुआ उससे इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। अगर हम ध्यान में रख के देखें तो इसको हम मान सकते हैं कि डेवलपमेंट तो हुआ बट इसका कभी फ़ायदा ही नहीं मिला। तो इस वजह से जो इसका जो ओवर आउटवेइंग है वो इसको हम नकार सकते हैं अगर हम कंपेयर करें फ़ायदा और नुकसान को। अलॉन्ग विद द डेवलपमेंट ऑफ रोड्स एंड रेलवेज़, रोड और रेल के साथ में जो डेवलपमेंट हुआ वो इसके साथ साथ द कॉलोनियल डिस्पेंसेशन ऑल्सो टुक मेजर्स फॉर डेवलपिंग द इनलैंड ट्रेड एंड सी लेन्स। रोड और रेलवे के साथ साथ कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, उन्होंने कुछ स्टेप्स उठाए कि इनलैंड जो ट्रेड है उसको इसको जो डेवलप किया जा सके। सी लेन्स जो हैं समुद्र के आसपास कैसे हमें ट्रांसपोर्ट कराना है उस टाइप की चीज़ें भी डेवलप की। लेकिन ये जो इन्होंने मेजर्स लिए थे टू डेवलप सी लेन्स एंड इनलैंड ट्रेड ये सेटिस्फैक्ट्री नहीं थे। इनलैंड वाटरवेज एट टाइम्स ऑल्सो प्रोवाइडेड अनइकोनॉमिकल एज इन द केस ऑफ कोस्ट कैनाल ऑन दी उड़ीसा कोस्ट। हमें एक एग्जांपल देखने को मिलता है कि उड़ीसा का जो कोस्ट है वहाँ पर इन्होंने कोस्ट कैनाल बनाए थे, नहरें बनाई थी ताकि सी रूट से जो ट्रांसपोर्ट है गुड्स का वो किया जा सके। Though the canal was built at a huge cost to the government exchequer, yet it failed to compete with the railways, which soon transferred the region running parallel to the canal and had to be ultimately abandoned. जो कैनाल वगैरह जो बनाए थे वो उतने ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित नहीं हुए और उनमें काफ़ी खर्चा भी हुआ, जिसका नुकसान जो है इंडियंस को ही चुकाना पड़ा और ये कभी कम्पीट ही नहीं कर पाए रेलवेज़ से। सो उसको एक तरीके से हमेशा के लिए अबेंडन कर दिया गया और रेलवेज़ को ही इस्तेमाल किया गया। द इंट्रोडक्शन टू द एक्सपेंसिव सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ इन इंडिया सिमिलरली सर्व द पर्पज़ ऑफ मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। इन्होंने जो टेलीग्राफ सिस्टम जो डेवलप किया था, इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ सिस्टम इंडिया में, उसका भी एक ही पर्पज़ था, इनका खुद का इंटरेस्ट को बनाए रखना, जैसे कि मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। अगर इनको कोई कम्युनिकेशन करना था एक यूनिट से दूसरी यूनिट तक, अगर कहीं पर कुछ रिवोल्ट हो जाए तो वहाँ पर आर्मी मोबिलाइजेशन करने के लिए ये लोग मैसेज वगैरह ईजिली भेज पाया करते थे। ऐसे ही अगर हम बात करें पोस्टल सर्विसेज की, डेस्पाइट सर्विंग ए यूज़फुल पब्लिक पर्पज़ रिमेंड ऑल थ्रू। थोड़ा बहुत इन्होंने काफ़ी हद तक पब्लिक पर्पज़ के लिए इस्तेमाल हुआ बट रिमेंड ऑल थ्रू इनएडिक्वेट, लेकिन ये पर्याप्त नहीं था। इसके बारे में यू विल लर्न अबाउट द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर इन चैप्टर 8। इंफ्रास्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए एक अलग से एक चैप्टर दिया है, चैप्टर नंबर 8। हम इसको कंक्लूड करेंगे कि इंडिया ने इंडिया गेंड इंडिपेंडेंस, बट जो उसका जो इम्पैक्ट था 2 शताब्दियों तक जो अंग्रेज़ों ने यहाँ पर राज किया वो हमारे सारे एस्पेक्ट्स पे अगर हम वो दिख रहा था। जैसे अगर हम बात करें एग्रीकल्चर सेक्टर की, वो सरप्लस लेबर वहाँ पे थी लेकिन प्रोडक्टिविटी बहुत कम थी। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग काम किया करते थे एग्रीकल्चर सेक्टर में, बट वहाँ की जो प्रोडक्टिविटी थी बहुत कम थी। इंडस्ट्रियल सेक्टर जो था वो भी एक तरीके से उतना ज़्यादा डेवलप नहीं था, वो सफिशिएंट नहीं था, क्योंकि उसमें कमी थी मॉडर्नाइजेशन की, डाइवर्सिफिकेशन की या कैपेसिटी बिल्डिंग की, और उसमें पब्लिक इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत थी। फॉरेन ट्रेड जो है वो एक्चुअली एक तरीके से उसको इस्तेमाल किया गया टू फीड द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन ब्रिटेन। ब्रिटेन में जो भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा था उसके लिए एज अ रॉ मटेरियल सिर्फ यूज़ किया गया। फॉरेन ट्रेड उससे ज़्यादा कुछ नहीं था। या फिर अगर बात करें दूसरा
दूसरा है कि यहाँ पे इंडियन मार्केट को एज अ इम्पोर्टर ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट बना दिया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ जो थी लाइक फेम्ड रेलवे नेटवर्क नीड अपग्रेडेशन। जो हमारे यहाँ पर अंग्रेज़ों ने रेलवे नेटवर्क बनाया था उसको डेवलप करने की या उसको अपग्रेड करने की ज़रूरत थी, एक्सपेंड करने की ज़रूरत थी। हर जगह वो नहीं था, कुछ लिमिटेड एरियाज़ में ही था, और पब्लिक ओरिएंटेशन की भी ज़रूरत थी। जो हमारा रेलवे नेटवर्क था उसको सिर्फ ये नहीं है कि ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ किया जाए, लेकिन जो हमारी पब्लिक है उसके इस्तेमाल के लिए भी उसको होना चाहिए था, जो कि अंग्रेज़ों ने कभी उसको अलाउ ही नहीं किया। प्रिवलेंस ऑफ रैम्पेंट पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट रिक्वायर्ड वेलफेयर ओरिएंटेशन ऑफ पब्लिक इकोनॉमी पॉलिसी। जो इकोनॉमिक कंडीशन थी उस समय की, उसको बहुत ज़्यादा उसमें बहुत ज़्यादा गरीबी थी और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा थी। उसमें क्या था, एक ऐसी पब्लिक पॉलिसी की ज़रूरत थी जो लोगों के हित में काम कर सके। इन अ नटसेल द सोशल एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस बिफोर द कंट्री वर एनॉर्मस। हम अभी तक जो भी बात कर रहे थे वो थी इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन या फिर वेरियस सेक्टर्स की इकोनॉमिक कंडीशन, क्या हालत थी हमारे वेरियस सेक्टर्स की जब इंडिया आज़ाद होने वाला था या हुआ। तो हमें देखने को मिला कि इंडियन इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, बहुत ही हालत ख़राब थी, और यहाँ के जो अलग अलग सेक्टर्स थे वो भी अंडर डेवलप्ड थे। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग अनएम्प्लॉयड थे। अनएम्प्लॉयमेंट के साथ साथ यहाँ पर बहुत ज़्यादा गरीब थी। बेसिक जो पब्लिक फैसिलिटीज़ होती हैं जैसे कि हेल्थ फैसिलिटीज़ वो उस टाइम पर नहीं थी, और जो लिटरेसी लेवल है, साक्षरता का जो रेट है, रेशियो है, वो बहुत ही कम था। और अगर हम पार्टिकुलरली अगर बात करें विमेन की, तो उनकी कंडीशन भी ज़्यादा ही ख़राब थी, या एक तरीके से कह सकते हैं वो दयनीय हालत थी। तो ये था हमारा चैप्टर फर्स्ट, जिसमें हमने पढ़ा इंडियन इकोनॉमी की कंडीशन ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इसमें हमने इट इज़ माय फर्स्ट लेक्चर, दैट्स वाई आई फील्स लिटिल हेजिटेटेड। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, समस्या है, तो आई विल एक्सप्लेन इट। आप कमेंट कर सकते हैं अगर आपको कोई डाउट है, या आपको जैसा भी लगा आप कमेंट कर सकते हैं, और हम अगली वीडियो में चैप्टर 2 को कंप्लीट करेंगे।